वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अफसाना और आज हम पढ़ने वाले हैं म्योसिस। उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो म्योसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जहाँ पे डिप्लॉइड सेल एक हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल गैमीट्स का फॉर्मेशन। गैमीट का फॉर्मेशन एक डिप्लॉइड सेल से होता है, एक स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल से होता है। जिस प्रोसेस से गैमीट का फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग म्योसिस कहते हैं। तो असल में म्योसिस क्या होता है? म्योसिस में जब डिप्लॉइड सेल का मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, सही है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम में तब्दील हो जाता है, यानी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है जब उसका सेल डिवीजन होता है। ऐसे ही सेल डिवीजन को हम लोग म्योसिस कहते हैं। म्योसिस एक्चुअली वैसे ऑर्गेनिज्म में होता है जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वैसा ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है वहाँ पे म्योसिस होता है। और म्योसिस किस वजह से होता है? म्योसिस इसलिए होता है कि वो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉइड सेल उसका वो हैप्लॉइड सेल से गैमीट का फॉर्मेशन करता है। और गैमीट का फॉर्मेशन करने के लिए डिप्लॉइड सेल में जो सेल डिवीजन होगा वो म्योसिस होगा और उसी के थ्रू गैमेट का फॉर्मेशन होगा। और गैमेट क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि म्योसिस इंश्योर करेगा प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में। और जब गैमेट का फॉर्मेशन म्योसिस से हो जाता है तो ये 2 गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट, फर्टिलाइज करके डिप्लॉइड फेज को फिर से रिस्टोर कर देते हैं। चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में गैमेटोजेनेसिस के दौरान, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमीट का जनरेशन, यानी गैमीट का फॉर्मेशन जहाँ पे होगा उसी वक्त म्योसिस होगा। और म्योसिस की वजह से हैप्लॉइड गैमीट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि की फीचर्स क्या है म्योसिस का। तो म्योसिस में 2 सीक्वेंशियल साइकिल होता है, न्यूक्लियर डिवीजन और सेल डिवीजन का। न्यूक्लियर डिवीजन मतलब कैरियोकाइनेसिस, सेल डिवीजन मतलब साइटोकाइनेसिस, यानी न्यूक्लियर डिवीजन भी 2 बार होगा और सेल डिवीजन भी 2 बार होगा, साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन 2 बार होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाली बात है। माइटोसिस में सिर्फ एक बार न्यूक्लियर डिवीजन और सेल डिवीजन होता है, जबकि म्योसिस में 2 बार न्यूक्लियर डिवीजन होता है और 2 बार साइटोप्लाज्मिक डिवीजन यानी साइटोकाइनेसिस होता है। क्योंकि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस 2 बार होता है, इसी वजह से म्योसिस को 2 पार्ट में बांटा गया, म्योसिस 1 एंड म्योसिस 2। लेकिन इसमें एक बात याद रखने वाली है कि इन दोनों म्योसिस में ऐसा नहीं है कि दोनों बार डीएनए रेप्लिकेशन होगा। डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार इंटरफेज में होता है, यानी G1 में जाएगा, फिर S में जाएगा और S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, उसके बाद म्योसिस 1 में जाएगा और फिर म्योसिस 2 में जाएगा। म्योसिस 1 से म्योसिस 2 में जाने के बीच में कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, सिर्फ एक बार डीएनए रेप्लिकेशन होगा। इस बात को नोट डाउन कर लीजिए कि म्योसिस में एक बार डीएनए रेप्लिकेशन होता है जिस तरह माइटोसिस में होता है। तो म्योसिस 1 का इनिशिएशन जो है तब शुरू होगा जब पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेट करके आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन कर देगा एस फेज में। म्योसिस में कुछ की इवेंट्स होते हैं जो कि माइटोसिस में नहीं होते। तो जो पहला की इवेंट्स ये है कि इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है और रिकॉम्बिनेशन होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। ये दोनों इवेंट माइटोसिस में नहीं होता। और एट द एंड ऑफ म्योसिस 2 जो है 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। म्योसिस को फर्दर जो फेजेस में बांटा गया, यानी म्योसिस 1 और म्योसिस 2 में, तो म्योसिस 1 को भी 4 फेजेस में बांटा गया और म्योसिस 2 को भी 4 फेजेस में बांटा गया। म्योसिस 1 के जो फेजेस हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। उसी तरह से म्योसिस 2 के भी जो फेजेस हैं वो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। अब बात आती है म्योसिस 1 के प्रोफेज 1 की। एक्चुअली प्रोफेज 1 जो होता है वो थोड़ा लॉन्गर होता है। माइटोसिस में जो प्रोफेज होता है उससे थोड़ा मुख्तलिफ और थोड़ा लॉन्गर होता है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइटोसिस के जो प्रोफेज में हम लोग इतने आसानी से निकल गए थे, इसमें हर चीज़ को डिटेल वाइज पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें भी बहुत सारे फेजेस होते हैं। तो चलिए प्रोफेज 1 को पढ़ते हैं। तो प्रोफेज 1 को फर्दर डिवाइड किया गया 5 फेजेस में। पहला है लेप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, तीसरा है पैचेटीन और चौथा है डिप्लोटीन
एंड द लास्ट इज़ डायाकाइनेसिस। अच्छा, इसको ना याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ देता है। तो हम इसको याद कैसे करेंगे? अक्सर बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, पैचेटिन और डिप्लोटीन में अक्सर गड़बड़ी हो जाती है। लेप्टो और जाइगो याद रहता है, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हम इसको याद कैसे करते हैं? लेज़ी ने 5 रुपये टिप दिया। जब अक्सर रेस्टोरेंट में लोग जाते हैं तो टिप देते हैं ना, तो यहाँ पे हम इसी तरह याद रखेंगे। लेज़ी एक नाम है, तो लेज़ी ने 5 रुपये टिप दिया। वो ऑलरेडी लेज़ी था, फिर भी 5 रुपये टिप दे दिया। तो ले फॉर लेप्टोटीन, जी फॉर जाइगोटीन, 5 रुपये फॉर पैचेटीन, टिप फॉर डिप एंड दिया फॉर डायाकाइनेसिस। तो याद हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। और अब कभी भी इसको गलती नहीं करना है, याद रखना है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। लेज़ी ने 5 रुपये टिप दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेप्टोटीन। और एक बात हमें याद रखनी है कि यहीं पे सारा कुछ याद कर लेना है, बिल्कुल भी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। तो लेप्टोटीन स्टेज में एक्चुअली क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल होना शुरू हो जाता है। पूरी तरीके से क्रोमोसोम नहीं बना होता, लेकिन वो ग्रेजुअली विजिबल होना शुरू हो जाता है लाइट माइक्रोस्कोप में। तो लेप्टोटीन में आखिर होता क्या है? लेप्टोटीन में कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम होता है। अच्छा, एक बात बताइए, लेप्टोटीन, लेप्टो से कैसी फीलिंग आ रही है? लपेटो, लपेटो वाली फीलिंग आ रही है। तो कोई भी चीज़ लपेट रहे हैं, जैसे कि अगर धागा लपेट रहे हैं तो धागा लपेट लपेट कर एक रील का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। उसी तरह डीएनए एक धागा है और धागा को लपेट लपेट कर हम क्या चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं? क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। तो लेप्टो से लपेटो, और किसको लपेटो? डीएनए को लपेटो। डीएनए को लपेट लपेट कर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा, यानी कि लेप्टोटीन में डीएनए लपेटा जाएगा और वहाँ पर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। तो याद हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और याद रख करने की है कि लेप्टोटीन में जो क्रोमोसोम दिखता है वो बीट्स ऑन स्ट्रिंग दिखता है, यानी कि वो जब कॉम्पैक्शन शुरू होता है तो पहले तो वो न्यूक्लियोसोम बनता है ना। तो इसी वजह से जो न्यूक्लियोसोम का मॉडल है उसमें आपको पता है कि न्यूक्लियोसोम में बीट्स ऑन स्ट्रिंग, और बीट्स जो होते हैं वो हिस्टोन होते हैं, बेसिक प्रोटीन, जिसमें डीएनए जो है, डीएनए का थ्रेड जो है लपेटा जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे बीट्स ऑन स्ट्रिंग वो यहीं पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखेगा। अब जो दूसरा प्रोसेस का स्टेज आता है वो है जाइगोटीन। जाइगोटीन से हमें क्या समझ में आ रहा है? जाइगोट, जाइगोट जो है वो किस चीज़ से बनता है? जाइगोट 2 गैमेट के पास आने से बनता है, फ्यूज़ करने से बनता है। तो जाइगोट से याद रखेंगे कि 2 चीज़ें पास आ रही है, और यहाँ पे कौन सी चीज़ पास आ रही है? क्रोमोसोम पास आ रहा है। तो क्रोमोसोम की 2 होमोलोगस क्रोमोसोम की यहाँ पे पेयरिंग हो जाती है। तो यहाँ पे याद रखना है, जाइगोट 2 गैमेट को मिलकर बनता है ना, तो यहाँ पे 2 क्रोमोसोम जो कि होमोलोगस होगा, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो जाती है, और 2 होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग को हम लोग सिनैप्सिस बोलते हैं। और ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम है इसी को हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। इसमें एक्चुअली क्या होता है, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में देखते हैं तो क्रोमोसोम की सिनैप्सिस जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, जिसको हम लोग सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसको सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिनैप्सिस की वजह से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, इसी वजह से हम इसको सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है पेयर्ड ऑफ सिनैप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम से, इसको हम लोग बाईवैलेंट या टेट्राड बोलेंगे। टेट्राड इसलिए बोलेंगे क्योंकि 4 क्रोमैटिड्स होते हैं, तो टेट्राड बोलेंगे। तो अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम दिखाए गए हैं। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इसमें ये देखिए, ये 4 क्रोमैटिड्स नज़र आ रहे हैं। तो ये 4 क्रोमैटिड्स होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग टेट्राड कहते हैं। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, इसीलिए हम इनको बाईवैलेंट बोलते हैं। तो जाइगोटीन में टेट्राड जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं होता, ये नेक्स्ट स्टेज में अच्छे से विजिबल होगा। और साथ ही साथ ये दोनों स्टेज यानी लेप्टोटीन और जाइगोटीन ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं जो नेक्स्ट स्टेज है उसके मुकाबले। अब हम बात करते हैं 5 रुपये की यानी पैचेटीन की। तो पैचेटीन में टेट्राड क्लियरली विजिबल होता है और डिस्टिंक्ट होता है। अगर हम पैचेटीन को देखें तो यहाँ एक चीज़ और हो रही होती है। पैचेटीन का मतलब क्या होता है? पैचअप करना। 2 लोग एक साथ आ गए, अब उन दोनों को पैचअप कराना है।
इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि पैचेटीन में 2 होमोलोगस क्रोमोसोम का पैचअप होता है, यानी क्रॉसिंग ओवर होती है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड किसको कहते हैं? एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स होते हैं और ये दोनों क्रोमैटिड्स एक दूसरे का सिस्टर क्रोमैटिड होता है। लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करें तो होमोलोगस क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम का क्रोमैटिड दूसरे क्रोमोसोम के क्रोमैटिड का नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहलाएगा। तो जब यहाँ पे पैचअप होता है तो पैचअप होने के लिए सबसे पहले हम लोग हाथ मिलाते हैं, उसी तरह से क्रोमोसोम भी अपना हाथ मिलाता है। ये आप देख रहे हैं, ये क्रोमोसोम एक दूसरे से हाथ मिला रहा है, यानी क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। और जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो यहाँ पे एक नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको हम लोग रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है। तो आखिर पैचेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता क्या है? जैसे कि हम पैचअप करते हैं किसी से तो हम कुछ गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। तो जब क्रोमोसोम एक दूसरे से पैचअप करेगा तो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करेगा होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है, जिसमें एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग रिकॉम्बिनेज कहते हैं, और रिकॉम्बिनेज ही रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन करेगा। तो रिकॉम्बिनेज याद रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो है वो पैचेटीन में बन रहा है, पैचअप पैचेटीन में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रिकॉम्बिनेज एंजाइम इस्तेमाल होगा। अगर हम इस फिगर को देखते हैं तो ये जाइगोटीन का है। जाइगोटीन में 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ आते हैं, अलाइन हो जाते हैं, और फिर पैचेटीन में ये क्रॉसिंग ओवर करते हैं। और पैचेटीन में रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन एक्चुअली में क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से होता है। मतलब जब 2 चीज़ें पैचअप कर रही हैं, क्रॉस ओवर कर रही हैं, यानी कि वो रिकम्बाइन कर रही हैं। और रिकम्बाइन किसका हो रहा है? जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन होता है 2 क्रोमोसोम के बीच में। तो पैचअप करने का काम पैचेटीन में ख़त्म होता है, यानी रिकॉम्बिनेशन का काम यहीं पे ख़त्म हो जाता है और क्रोमोसोम सिर्फ क्रॉसिंग ओवर की साइड पे लिंक रह जाता है। अब जो नेक्स्ट फेज़ है प्रोफेज़ 1 का, वो है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है कि जो डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यानी जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना होता है जाइगोटीन में, उसका डिसोल्यूशन हो जाता है। और डिसोल्यूशन होने के बाद ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, जो कि अब रिकम्बाइन हो चुके होते हैं, ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। सिर्फ वो जगह बच जाती है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ होता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है वहाँ पे एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनेगा या नहीं बनेगा? तो इसी वजह से जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, अगर वो साइड छूट जाएगा तो वो एक्स शेप्ड का स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको हम लोग चियाज़माटा बोलते हैं। तो अगर हम इस फिगर को देखते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, सेकेंड स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, यानी पहला तो जाइगोटीन का है जहाँ पे पेयरिंग हो चुकी है, दूसरा जो है वो पैचेटीन का है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है, और क्रॉसिंग ओवर ख़त्म हो जाता है डिप्लोटीन के एंड होते ही, यानी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। डिप्लोटीन में क्रोमोसोम जो होता है वो पूरी तरीके से अलग हो जाता है, सारे क्रोमोसोम का पार्ट जो है वो अलग हो जाता है, बस वो पार्ट रह जाता है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है। और जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है, अगर वो पार्ट रह गया तो वहाँ पर एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम लोग चियाज़माटा बोलते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है वो एक्स शेप का जो दिखाई दे रहा है, उसी को हम लोग चियाज़माटा बोलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक्स शेप का स्ट्रक्चर एकदम क्लियरली विजिबल है। ये जो यहाँ पे बीच में जो दिखाई दे रहा है, यानी हर तरफ से जो क्रोमोसोम अलग हो चुका है अपने होमोलोगस क्रोमोसोम से, बस वो स्ट्रक्चर रह गया जहाँ पर चियाज़माटा का फॉर्मेशन हो रहा है। कुछ वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, कुछ वर्टिब्रेट्स के उस साइट में क्या होता है कि जो डिप्लोटीन होता है वो कई महीनों और कई साल तक रहता है। जैसे कि ह्यूमन फीमेल का जो ऊ साइट होता है वो भी कई सालों तक सस्पेंडेड रहता है, जब तक प्यूबर्टी नहीं आ जाती। अब जो लास्ट आता है वो आता है डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस फाइनल स्टेज है मेयोटिक प्रोफेज़ 1 का, और यहाँ पे क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन हो जाता है चियाज़माटा का। टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़माटा होने का मतलब क्या हुआ, हम इस फिगर से समझाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, ये जो लास्ट वाला फिगर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये जो है टर्मिनलाइजेशन हो गया। अब दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो ये जो लास्ट चीज़ें होती हैं वो डायाकाइनेसिस में होती हैं। यहाँ पे दोनों क्रोमोसोम अलग हो चुका है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़माटा हो चुका है। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर से आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगा। और अगर हम इसको देखें, डायाकाइनेसिस, डाया का मतलब होता है 2 और काइनेसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो
दो क्रोमोज़ोम एक दूसरे से अलग हो गए तो कहेंगे डायाकाइनेसिस, यानी दो क्रोमोज़ोम एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर क्रोमोज़ोम जो है वो फुल्ली कंडेंस्ड हो जाते हैं और जो होमोलोगस क्रोमोज़ोम है वो सेपरेट होने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। एट द एंड ऑफ डायाकाइनेसिस क्या होता है, जो न्यूक्लियोलस होता है वो डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर इन्वेलप का ब्रेकडाउन हो जाता है और डायाकाइनेसिस एक ट्रांजिशन है मेटाफेज का, मेटाफेज 1 का। अब ये जो सेल है वो मेटाफेज में चला जाएगा। अब मेटाफेज में क्या होता है, जो बाईवैलेंट क्रोमोज़ोम होता है वो अलाइन हो जाता है इक्वेटोरियल प्लेट पे। इक्वेटोरियल प्लेट मैंने बताया था माइटोसिस में कि क्या होता है, उसको हम लोग मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं। और जो अपोजिट पोल से माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है वो अटैच हो जाता है होमोलोगस क्रोमोज़ोम के काइनेटोकोर से। अगर आप इस फिगर को देखिएगा तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ द स्पिंडल है अपोजिट पोल का, ये दोनों जो है होमोलोगस क्रोमोज़ोम से अटैच हो चुका है। अब ये दोनों होमोलोगस क्रोमोज़ोम सेपरेट होने के लिए तैयार है और ये अलाइंड है इक्वेटोरियल प्लेट पे। नाउ द नेक्स्ट फेज इज़ एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोज़ोम है वो सेपरेट हो जाता है, साथ ही साथ जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो एक दूसरे से सेंट्रोमेयर से अटैच होगा। यानी कि यहाँ पे सिर्फ क्या तब्दीली आएगी कि जो 2n नंबर का क्रोमोज़ोम है वो n नंबर का क्रोमोज़ोम में तब्दील हो जाएगा और दो सेल जो बनेगा वो हैप्लॉइड हो जाएगा। तो सवाल ये आता है कि क्रोमोज़ोम हैप्लॉइड कौन से फेज़ में हो जाता है, तो क्रोमोज़ोम हैप्लॉइड एनाफेज 1 में ही हो जाता है। तो इस बात को एकदम याद रखिएगा कि एनाफेज में डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। आप इस फिगर में देखिए, यह मेटाफेज क्रोमोज़ोम जो एक दूसरे से अटैच है और यहाँ पर तैयार है एक दूसरे से अलग होने के लिए, और दूसरा जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है एनाफेज 1 का, ये दोनों अलग अलग पोल की तरफ मूव करना शुरू कर गए हैं। नाउ द नेक्स्ट फेज इज टीलोफेज। टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाता है और ये सेल साइटोकाइनेसिस के लिए तैयार हो जाता है और इसको हम लोग डायड ऑफ द सेल कहते हैं, जो कि टेट्राड था अब डायड में चेंज हो जाता है। तो मियोसिस 1 का ये पूरा स्टेजेस है। फर्स्ट है प्रोफेज 1, इसमें जितना भी रिकॉम्बिनेशन वगैरह हो रहा होता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला होता है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में लपेटा जाता है ना। तो लपेटने में क्या होता है, क्रोमोज़ोम लपेटा जाता है। लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन, लेजी। जाइगोटीन में क्या होता है, जाइगोडी होमोलोगस क्रोमोज़ोम का सिनेप्सिस होता है, यानी दो पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोज़ोम एक साथ आ जाते हैं। जाइगोटीन के बाद आता है पैचेटीन। लेजी ने 5 रुपये, तो पैचेटीन में पैचअप हो जाता है, यानी क्रॉसिंग ओवर हो जाती है और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है और एंजाइम जो इस्तेमाल होता है वो रिकॉम्बिनेज होता है। पैचेटीन के बाद आता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, सिर्फ वहाँ पर क्रोमोज़ोम एक दूसरे से अटैच रह जाता है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई हुई होती है, जिसकी वजह से एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम लोग चियाज़माटा बोलते हैं। फिर डायाकाइनेसिस। डाया मतलब दो, काइनेसिस का मतलब ब्रेकडाउन, यानी टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़माटा। क्रोमोज़ोम दो अलग अलग क्रोमोज़ोम बन जाएगा और यहाँ पर प्रोफेज 1 ख़त्म हो जाता है। प्रोफेज 1 जैसे ही ख़त्म होता है वो मेटाफेज में चला जाता है। मेटाफेज में क्या होता है, इक्वेटोरियल प्लेट पर सारे क्रोमोज़ोम जो होमोलोगस क्रोमोज़ोम हैं वो अलाइन हो जाते हैं और अलग होने के लिए तैयार रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फेज़ आता है एनाफेज। एनाफेज में होमोलोगस क्रोमोज़ोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं और एनाफेज 1 में ही डिप्लॉइड सेल एक हैप्लॉइड सेल में तब्दील हो जाता है। एनाफेज 1 के बाद आता है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है कि जो भी न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया था वो वापस आ जाता है और टीलोफेज के बाद ये फॉलो करता है साइटोकाइनेसिस को। जो टेट्राड सेल थे वो अब डायड सेल बन जाते हैं। अब इसके बाद कुछ बातें नोट करने की है कि जो सेल्स होते हैं बहुत सारे केसेस में क्रोमोज़ोम जो है वो डिस्पर्जन नहीं कर पाता, पूरी तरह से डिस्पर्ज नहीं हो पाता, इसी वजह से वो इंटरफेज न्यूक्लियस का एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण कभी कभी एबनॉर्मलिटी भी हो जाती है। फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, नोमैन सिंड्रोम है, या ये सारे सिंड्रोम्स जो है देखने को आते हैं जिसमें क्रोमोज़ोम पूरी तरीके से एक्सटेंडेड पोजीशन में नहीं जाता है। तो ये सारे सिचुएशन आ जाते हैं, एबनॉर्मलिटी आ जाती है।
तो मियोसिस 1 के बाद एक फेज़ आता है इंटरकाइनेसिस का। इसमें क्या होता है, इंटरकाइनेसिस एक्चुअली एक स्टेज है जो दो मियोटिक डिवीजन के बीच में होता है। ये जनरली शॉर्ट लिव्ड होता है और साथ ही साथ इसमें कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। इंटरकाइनेसिस फॉलो करता है प्रोफेज 2 को, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है प्रोफेज 1 से। ये बिल्कुल माइटोसिस के प्रोफेज की तरह। और अब बात करते हैं मियोसिस 2 की। तो मियोसिस 2 इनिशिएट होता है इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस 1 और यहाँ पर यूजुअली जो क्रोमोसोम होता है उसको फुल्ली इलोंगेट होने से पहले ही मियोसिस 2 शुरू हो जाता है। और ये मियोसिस 1 की तरह बिल्कुल भी लेंदी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होता है एक नॉर्मल माइटोसिस से। तो मियोसिस 2 को भी 4 फेजेज़ में बांटा गया, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेज 2 की। तो प्रोफेज 2 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2 और जो क्रोमोसोम थ्रेड लाइक फिर से हो गया था वापस से यहाँ पे इसका कॉम्पैक्शन हो जाता है। उसके बाद आता है मेटाफेज 2 में। तो जो सेल है वो मेटाफेज 2 में क्या करता है, ये अलाइन हो जाता है इक्वेटोरियल प्लेट पे, बिल्कुल सिमिलर है माइटोसिस से। इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाता है और फिर यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स अपोजिट पोल से स्पिंडल से ये अटैच हो जाता है सिस्टर क्रोमैटिड के काइनेटोकोर से। और यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो अब तैयार हो गया अलग होने के लिए। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट फेज, जो फेज में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर हो जाता है हर क्रोमोसोम का, जो कि अलाउ करता है मूवमेंट टुवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। और यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स की शॉर्टनिंग हो जाती है जो कि अटैच होता है काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम से। नाउ द नेक्स्ट फेज इज टीलोफेज। टीलोफेज में मियोसिस एंड हो जाता है, क्रोमोसोम जो है वो फिर से इनक्लोज हो जाता है न्यूक्लियर इन्वेलप से। अगर आप इस फिगर को देखिएगा जिसमें पूरा मियोसिस 2 का स्टेज है, फर्स्ट है प्रोफेज 2, इसमें जब 2 सेल हैं जो डायड स्टेज में यहाँ पे क्रोमोसोम होते हैं तो ये फुल्ली लॉन्गेट हो जाते हैं क्रोमोसोम। और प्रोफेज 2 में क्या होता है, फिर से क्रोमोसोम का कंडेंसेशन शुरू हो जाता है ना। और कंडेंसेशन शुरू होने के बाद वो नेक्स्ट फेज़ में चला जाता है मेटाफेज 2 में। मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम अलाइन हो जाता है इक्वेटोरियल प्लेट पे। उसके बाद एनाफेज में चला जाता है। एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमेयर है वो स्प्लिट आउट हो जाता है और 2 क्रोमैटिड अलग अलग पोल की तरफ मूव करने शुरू हो जाते हैं और फिर जाते हैं टीलोफेज में। और टीलोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो क्रोमोसोम को घेर लेता है, क्रोमैटिड मटेरियल को घेर लेता है और फिर ये चले जाते हैं साइटोकाइनेसिस में। और साइटोकाइनेसिस में 2 सेल जो है उनका साइटोप्लाज्म वो अलग हो जाता है, यानी साइटोकाइनेसिस हो जाता है। ये जो 2 फिगर दिखाया है ये एक्चुअली 2 अरेंजमेंट्स है। एक इस तरह से अरेंजमेंट भी हो सकता है और एक इस तरह से अरेंजमेंट भी हो सकता है। रीज़न क्या है, ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल की रिकॉम्बिनेशन जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो कितना पॉसिबिलिटी है क्रॉसिंग ओवर होने की, उस हिसाब से ये 2 फिगर दिखाया है। तो जो टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होता है तो इसका एंड रिजल्ट ये होता है कि 4 सेल का फॉर्मेशन होता है और ये जो चारों सेल होते हैं वो हैप्लॉइड सेल होते हैं। मियोसिस का सिग्निफिकेंस ये है कि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जनरेशन टू जनरेशन स्पेसिफिक क्रोमोसोम को कंजर्व करता है। और ये जो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर का रिडक्शन हो जाता है, यानी डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा मियोसिस की वजह से ही जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ जाती है कोई भी पॉपुलेशन में, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब ये जनरेशन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक अलग हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में कुछ और अलग कैरेक्टरिस्टिक होंगे, और इसी को कहते हैं हम लोग जेनेटिक वेरिएशन। तो यहाँ पे आपका मियोसिस ख़त्म होता है। आई होप सारी चीज़ें याद हो गई होंगी, स्पेशली जो प्रोफेज 1 का जो स्टेज है उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं, इंसान उसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो अब तो कंफ्यूज नहीं होगा, एक में लपेटो, एक में पेयर कराओ, एक में पैचअप कराओ और फिर डिप्लोटीन जिसमें कि सिनेप्टोनीमर कॉम्प्लेक्स डिज़ोल्व हो जाएगा और 2 क्रोमोसोम हो जाएंगे, बस क्रॉसिंग ओवर के पास वो छूट जाएगा। और डायाकाइनेसिस मतलब 2 काइनेसिस यानी ब्रेकडाउन, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर के पास से भी जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, यानी टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़माटा हो जाएगा। तो ये 5 फेजेज़ आई थिंक बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। मेटाफेज़ का कोई चक्कर नहीं, बस वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाता है।
उसके बाद एनाफेज़ का भी कोई चक्कर नहीं है। बस एनाफेज़ में एक चीज़ याद रखनी है कि एनाफेज़ 1 में ही डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड सेल में तब्दील हो जाता है। सही है। एनाफेज़ 2 जो है वो जैसा एनाफेज़ ऑफ माइटोसिस होता है उसी तरह एनाफेज़ ऑफ मेयोसिस भी होता है। और लास्ट है टीलोफेज़। टीलोफेज़ में पता ही है 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है और उसके बाद फिर वो जो है साइटोकाइनेसिस में चला जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हम लेकर आएंगे सेल साइकिल से रिलेटेड नीट में आए हुए क्वेश्चन। तो बिल्कुल सेल साइकिल तैयार करके रखिएगा, वहाँ पे हम सारे क्वेश्चन लगाने वाले हैं अब तक के आए। बाय बाय, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी।